हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू यूपीएससी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पर तो शो हो रहा है कि आर ओ एंड ए आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का हम पी वाई क्यू हल करेंगे। एग्ज़ाम को बेसिक समझने के लिए हम लोग पी वाई क्यू का अध्ययन करेंगे। पिछले वर्ष से यानी आज तक पूछा गया, अब तक जितनी बार पूछा गया उन सभी क्वेश्चनों का हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पॉलिटी को ही क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि मेरा पॉलिटी का क्लास ऑलरेडी ही चालू हो गया है और हम आर ओ और ए आर ओ की पी आई क्यू बैच भी चालू कर दिए हैं, जो कि ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा 22 दिसंबर को शायद डेट लागू डेट यानी निर्धारित हो गई है। आयोग ने सूचना जारी कर दिया है कि 22 दिसंबर को पेपर होगा। तो सबसे पहले हम लोग आइए चलते हैं स्क्रीन फर्स्ट क्वेश्चन पर, और हम लोग पहला क्वेश्चन पॉलिटी का देखेंगे, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का हल करेंगे। सबसे पहले आइए पॉलिटी का देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि पहली बार एक सांसद या विधायक को पहली बार एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। किस सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया? सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना किसी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं। यानी किस सभा से किस सदन से आयोग घोषित किया गया कि 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। तो ऑप्शन होगा राज्य सरकार। हम बताते हैं कैसे होगा। राज्य सरकार, राज्यसभा। तो इसमें क्या है कि 2000 में पिछले 2000 में बरजिंदर सिंह हमदर्द जो बरजिंदर सिंह हमदर्द जो सांसद थे, कहाँ से? पंजाब से सांसद थे, निर्दलीय राज्यसभा से। तो निर्दलीय राज्यसभा से वो सांसद थे। वह सदन की अनुमति के बिना 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। 60 लगातार अनुपस्थित रहे। कौन थे? बरजिंदर सिंह हमदर्द। सॉरी, हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं, आगे लिखेंगे यहाँ से। क्या नाम था? बरजिंदर सिंह हमदर्द। यह व्यक्ति यानी इन्हें वर्ष 2000 में पंजाब के पंजाब
क्या लिख रहा है? पंजाब। पंजाब से यह सांसद थे। यह 60 लगातार अनुपस्थित थे। क्या थे? अनुपस्थित थे। अनुपस्थित थे। इन्हीं अनुपस्थित होने के कारण राज्यसभा ने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि आर्टिकल 101 के उपखंड 4 में कहा गया है कि संसद एवं संसद एवं राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल मतलब राज्य विधानमंडल को आर्टिकल किसमें आर्टिकल दिया है 190 के उपखंड 4 में, यानी आर्टिकल 101 के उपखंड 4 एंड 190 उपखंड 4 में यह बताया गया है कि सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि कितनी दिन 60 दिन की अवधि 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, यानी सदन के आज्ञा के बिना क्या रहे अनुपस्थित रहे तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सही होगा हमारा ए, यानी राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जी, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन, फिर दूसरा है निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, तीसरा है निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, चौथा है राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करता है। ठीक है, तो संविधान में लिखा गया है कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। ठीक, संविधान में यह विचार किया गया है कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। ठीक है, क्योंकि देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर ही नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। ठीक, और मूल योजनाओं को छोड़ दिया गया। कौन सी मूल योजना? निर्वाचित प्रधान की मूल योजनाओं को छोड़ दिया गया है, क्योंकि अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ेगा। जाहिर सी बात है भाई, अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ेगा, निर्वाचन के दुष्परिणामों का
दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। फालतू का चुनाव होगा भाई तो पैसे बचेंगे, परिणामों से भी, दुष्परिणामों से भी बचा जा सकेगा। ठीक है। और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एवं द्वंद्व संघर्षों को जन्म देगी। ये भी सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सही रहेगा कौन सा? सी। कौन सा? सी। इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधान की मूल योजनाओं को छोड़ दिया गया था, क्योंकि एक दूसरा निर्वाचन इसमें सम्मिलित था और निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, जाहिर सी बात है भाई, बड़ा मानता है फिर। और चौथा था राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन, यानी राज्यपाल को संसद प्रणाली के अधीन रहना पड़ता, संसद के अधीन रहना पड़ता। इसीलिए इस प्रावधान को छोड़ दिया गया। ठीक है, सॉरी, इसीलिए इस प्रावधान को छोड़ दिया गया। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चयनित कीजिए। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत कार्य में करने की अनुमति, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की सदस्यता, कानूनी सदस्य की सदस्यता या कानूनी सदस्य की सदस्य। और सूची सेकंड में दिया गया नियामक अधिनियम 1773, पिट का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो हम सबसे पहले आइए जानते हैं क्या है ये। क्योंकि पहली बात, नियामक अधिनियम, जो नियामक अधिनियम है, नियामक अधिनियम 1773 के तहत, 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो कि पिट्स जो था स्थापना, जो पिट्स का भारत अधिनियम था, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो 1773 नियामक अधिनियम है, ये उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। फिर 1784 में, 1784 बता रहे हैं, 1784, क्योंकि ये देखिए 1784 पिट का भारतीय अधिनियम, पिट का भारतीय अधिनियम 1784, इसके तहत यह 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। इसके तहत पिट का भारतीय अधिनियम के तहत 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। फिर वो चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इस चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। और चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम
1833। इसके तहत गवर्नर जनरल जो परिषद थे उनको कानूनी सदस्यता की नियुक्ति से संबंधित कार्य दिए गए थे, नियुक्ति से संबंधित अधिकार मिला था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? देखो फिर से बता रहे हैं, देखो 1700 नियामक अधिनियम 1773, 1773। तो ऑप्शन होगा, पहले देखिए 1773 को किस में मिलाया गया है? ऑप्शन ए को किस में है? यानी ऑप्शन ए को बी में 1784 के तहत, ऑप्शन बी में 1773 के तहत, ऑप्शन सी ये तीसरा चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है, और ये भी 1833 गवर्नर जनरल परिषद को कानून की सदस्यता मिली थी चार्टर अधिनियम 1833 में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं और सूची सेकंड में विषय संबंधित यानी अनुच्छेद से संबंधित जो विषय दिए गए हैं उनको दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। और आर्टिकल बी, आर्टिकल बी में कुछ दशाओं में जो काम करते हैं, शिक्षा हो गया, सेवा हो गया, उनके सहायता पाने का अधिकार दिए गए हैं, यानी काम का अधिकार दिया गया है। क्या? काम का अधिकार दिया गया है, ठीक है। सेवा हो गया, शिक्षा में नौकरी, सेवाएं और भी काम जैसे रोजगार हो गए, इन सभी का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 44 में यानी आर्टिकल अनुच्छेद 44 में दिया गया है नागरिकों के लिए समान अधिकार, क्योंकि समान अधिकार नागरिकों के लिए दिया गया है। और आर्टिकल 8 ये आखिरी बचा है, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था की गई। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये कथन ऑप्शन ए, बस आज के लिए इतना ही वीडियो। इसके आगे कल नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी डाउटें हों आप कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद भाई।